आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने के 9 रोज़ बाद आखिरकार 37 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है, जिसमें मजमूई तौर पर 30 वफाकी वज़रा, 4 वज़राए ममलकत और 3 मुशीरान शामिल हैं। ताहम नोटिफिकेशन में मुस्लिम लीग नून के 14, पीपल्स पार्टी के 9 अरकान हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को 4 और MQM को 2 वज़ारतें मिली हैं। काबीना ज़रूर बन गई है, लेकिन क्योंकि ये 12 फरीक़ैन हैं, 12 जमातें हैं और 12 इसके अंदर हिस्सेदार हैं, इसलिए इसके मसाइल हैं, थे और रहेंगे, और ये आज भी आया थे। गो के 9 रोज़ बाद ये काबीना बनी है। काबीना में आज भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी का एक वफाकी वज़ीर शामिल है। हैरान कुन तौर पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी काबीना में शामिल नहीं हैं, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि वो वज़ीर ख़ारजा बनेंगे। बिलावल भुट्टो आज हल्फ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे, मगर हल्फ नहीं उठाया। नून लीग के सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खान अब्बासी भी आज इस काबीना में शामिल नहीं हैं, जो कि एक हैरत का बाइस था। मगर उनका कहना यह है कि वो काबीना का हिस्सा बनेंगे, कब, कैसे, कहाँ, ये उन्होंने नहीं बताया। नहीं, मैंने पहले कहा था कि मैं काम करने को तैयार हूँ, बट कैबिनेट पोजीशन में नहीं लूँगा। मैं एनर्जी के मसाइल हल कर सकता हूँ, तो मैंने उससे कहा जो मेरी मदद चाहिए मैं हाजिर। तो उसमें आपको कोई मिलेगी इसके एनर्जी के वज़ीर तवानाई के तौर पे या कोई? नहीं, मैं बताया, मैं पोजीशन का कभी तलबगार नहीं रहा, ना ख्वाहिश रही है। कोई आपको ऑफर की गई थी कि इस हवाले से ये आप रखें? अजब सा मामला है, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि मेरी मदद चाहिए तो मैं बाहर से मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं वज़ीर नहीं बनूंगा। दूसरी जानिब 12 जमाती इस मखलूत हुकूमत के अहम इत्तेहादी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने एहतजाजन काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल हल्फ बर्दारी की तकरीब में आज शरीक भी नहीं हुए। चागी वाक़े पर BNP मैंगल हुकूमत से नाराज़ है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का नाम वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ के लिए आज सामने ज़रूर आया, ताहम बताया गया है कि उन्होंने ओहदा संभालने से माजरत कर ली है। तो ये एक और मकमसा है, एक और नया मामला है जो कि इस काबीना के हवाले से सामने आया है। आज वफाकी काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनक़िद हुई, जिसमें कायम मुकाम सदर चेयरमैन सेनेट सादिक सजलानी ने काबीना से हल्फ लिया। काबीना की तश्कील का अमल मुकम्मल होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। शहबाज शरीफ की काबीना में जहाँ कहीं तजर्बेकार अरकान हैं, वहीं 20 के करीब एक ऐसे अरकान हैं जिन्हें पहली मरतबा वजारत सौंपी गई है या वज़ीर बने हैं। ये काबीना तजर्बे और ना तजर्बेकारी का एक संगम बताई गई है। वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को एक बार फिर वजारत ख़जाना सौंप दी गई। ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा मुकर्रर किया गया है। इससे कबल ख्वाजा आसिफ चेयरमैन निजकारी कमीशन, पेट्रोलियम व कुदरती वसाइल, खेल, दिफा और खारजा उमूर के वज़ीर रह चुके हैं। एहसन इकबाल को वजारत मनसूबाबंदी दी गई, जबकि पिछले दौरे हुकूमत में वो वज़ीर दाखिला और वज़ीर मनसूबाबंदी भी रहे। नून लीग के राना सनाउल्लाह वजारत दाखिला के कलमदान के साथ पहली बार वफाकी काबीना का हिस्सा बन रहे हैं। नून लीग के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में वज़ीर इत्तलात रहने वाली मरियम औरंगज़ेब को इस बार भी इत्तलात की वजारत दी गई है। ख्वाजा साद रफीक को रेलवे और हवाबाजी का वज़ीर बनाया गया है, जो पिछली बार सिर्फ वज़ीर रेलवे थे। पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद अहमद शाह को वज़ीर आबी वसाइल बना दिया गया। इससे कबल वो वफाकी वज़ीर तालीम, मेहनत और मजहबी उमूर रहे। नवेद कमर को वज़ीर तिजारत का कलमदान दिया गया, जो पहले वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम व कुदरती वसाइल, वज़ीर बराए पानी व बिजली और दिफा के वज़ीर भी रह चुके हैं। माजी में वफाकी वज़ीर इत्तलात और अमरीका में पाकिस्तान की सफ़ीर रहने वाली शेरी रहमान वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, वफाकी काबीना में पहली बार शामिल होने वाले अब्दुल कादिर पटेल वज़ीर नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जबकि शादिया मरीद तख्फीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वज़ीर होंगी। आबिद हुसैन भेयो को वज़ीर निजकारी, जबकि मुर्तज़ा महमूद को वज़ारत सनत का कलमदान दिया गया है। जमहूरी वतन पार्टी के शाज़ैन बुगटी भी पहली बार काबीना में शामिल हुए हैं और वज़ीर बराए इंसदाद मंशियात होंगे, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इसरार तरीन को वज़ारत दिफाई पैदावार, JUI के मुफ्ती अब्दुल शकूर को वज़ारत मजहबी उमूर, तलहा महमूद को वज़ारत सैफरान और मौलाना असद महमूद को वज़ारत मवासलात का कलमदान दिया गया है। मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा को वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी बनाया गया है, जो तहरीक इंसाफ के दौर में वज़ीर हाउसिंग रहे। पिछली हुकूमत में वज़ीर IT रहने वाले MQM के सैयद अमीनुल हक को इस बार भी IT की वजारत दी गई, जबकि वफाकी काबीना में पहली बार शामिल होने वाले फैसल सब्जवारी को वजारत मैरीटाइम का कलमदान सौंपा गया।
इसके अलावा वज़राए मुमलिकत में मुस्लिम लीग नून की आयशा गौस पाशा और पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी खर शामिल हैं, जबकि कमर जमान कायरा को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई अरकान की सियासी रिश्तेदारियां भी हैं। मसलन पीपल्स पार्टी के एहसानुर रहमान मजारी नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी और सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी के कज़न हैं। पीपल्स पार्टी के सैयद मुर्तज़ा महमूद के वालिद मखदूम अहमद महमूद को गवर्नर पंजाब बनाने की बाज़गश्त है। मौलाना असद महमूद जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे हैं और नून लीग के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के वालिद जावेद इकबाल अब्बासी MNA और सेनेटर रह चुके। बिलाखिर ये काबीना बन गई है और इस काबीना के हवाले से जो हमने देखा कि जिस तरीके से काबीना के अरकान 37 अरकान गो के मुख्तलिफ़ जमातों के मुख्तलिफ़ सोच के हामी हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े नज़र आते हैं। इस नई काबीना पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हबीब अकरम, हमारे मुमताज़ तज़ियाकार हैं सियासी उमूर के, और हमारा मकबूल प्रोग्राम है इख्तिलाफ़ी नोट, उसको होस्ट भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। गो के ये एक नई काबीना है और 37 अरकान पर मुश्तमिल है, 20 अरकान इसमें नए हैं, मगर इसकी सबसे अहम बात यह है कि बहरहाल ये चौथी बार जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विफाक में इक़्तिदार संभाल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद छठी बार इक़्तिदार संभाल रही है। बुनियादी तौर पर तसलसल है शरीफ ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान का, जो कि कई दहाइयों से जारी है, और एक बार एक नया दौर इनका शुरू हो गया है। और ये तमाम लोग जो काबीना में हैं या जो अहम ओहदों पर हैं, ये इन्हीं दो ख़ानदानों से जुड़ी हुई शख्सियात हैं। खान साहब, पाकिस्तान में 1970 से भुट्टो ख़ानदान और 1985 से शरीफ ख़ानदान जब हुक्मरान बने तो इन दोनों ने अपने अपने सब नेटवर्क्स बनाए। वो सब नेटवर्क्स जो हैं वो नीचे अजला तक हैं, डिवीजन्स तक हैं, सूबों तक हैं। तो इस वक्त जो आप काबीना देख रहे हैं, दरअसल इन्हीं दो ख़ानदानों की एक्सटेंशंस हैं या फ्रेंचाइजी नेटवर्क्स हैं जो मुख्तलिफ अजला में या मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर कायम है। तो लिहाजा आपको वो एक यकसानियत नज़र आ रही है, यानी ऐसा लग रहा है कि दरअसल पाकिस्तान के सारे रिनोन सियासी ख़ानदान किसी एक वजह पर इकट्ठे हो गए हैं, और वो वजह बज़ाहिर इस वक्त नज़र आ रही है कि इमरान खान। तो इमरान खान के खिलाफ इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो जो रवायती सियासत जो हमारे यहाँ पिछले 50 साल में डेवलप हुई थी, वो सारी की सारी एक जगह इकट्ठी होती हुई नजर आ रही है। तो ये नेटवर्क्स एंड सब नेटवर्क्स का सिलसिला है जो इस वक्त हमें यहाँ पर कैबिनेट के अंदर खाली ये इकट्ठे नहीं हो रहे इमरान खान के खिलाफ, बल्कि अब इनको उसकी जज़ा भी मिल रही है, उसका फ़ायदा भी हो रहा है। और बड़े भारी एक तरह से अगर आप देखें तो उनको इस वक्त जो ओहदे मिल रहे हैं, जो उनको ताकत मिल रही है, जो उनको इख्तियार मिल रहा है, वो भी और ज़ाहिर है कि रातों रात ये तब्दीली आई है जिसकी कोई तवक्के नहीं थी। बज़ाहिर ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। तो ये तो एक बाउंटी है, ऐसा लग रहा है कि जो कि लोगों को मिली है। जी खान साहब, ये आपकी बात ठीक है कि इब्तदाई तौर पे ये सब कुछ माले गनीमत की तरह ही लग रहा है, और जिस अंदाज से, और बाज़ इसमें ऐसे लोग हैं कि जिनको वजारतें देते हुए ये भी नहीं देखा गया कि इनकी मजमूई काबिलियत क्या है या माजी में इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। अब इसमें एक और बात जो इसमें देखने के काबिल है वो ये है कि खान साहब, इस हुकूमत को अगरचे बड़े बड़े ओहदे बांट दिए गए हैं, वज़ीर आला पंजाब का भी तकरीबन फैसला हो गया है, वज़ीर आज़म का फैसला हो गया है, वज़ीर ख़ारजा के बारे में जैसे आपने बताया कि हो सकता है इम्कानी तौर पे आज या कल या परसों किसी वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आ जाएं या कोई और आ जाए। ये बज़ाहिर बड़े बड़े ओहदे बांटे गए हैं, लेकिन खान साहब इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला यह है कि ये हुकूमत कोई इलेक्शन जीत के नहीं आई, बल्कि पार्लियामेंट पहले से 2018 से बनी हुई पार्लियामेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी थी उसको कॉर्नर करके और पार्लियामेंट के अंदर इंडिविजुअल अरकान और पॉलिटिकल पार्टीज के रद्दो बदल के नतीजे में ये हुकूमत वजूद में आई है। तो इस वजह से इसके बारे में ये तासुर बड़ा गहरा है कि इसको जो ओहदे बांटे जा रहे हैं इस हुकूमत में, उनका जो तासुर बनता है वो माले गनीमत का सा है। एट द सेम टाइम इस हुकूमत की सबसे बड़ी मुश्किल है लेजिटिमेसी। अगरचे किताबी तौर पर हम देखें तो इस हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बिल्कुल एक तरीके अदम एतमाद पेश की, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फिर फैसला हुआ, वो अगरचे मामला अदालत में भी गए लेकिन अदालत भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो सारे का सारा मामला आपको कॉन्स्टिट्यूशनल नजर आ रहा है।
लेकिन यानी डीप इन द हार्ट जो है वो इसकी लेजिटिमेसी एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जब तहरीक-ए-एतमाद पेश हुई थी उससे पहले ही इन सब लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये किसी एक साजिश का हिस्सा है। अब ये इमरान खान साहब का बयानिया है कि आप उसको बैरूनी साजिश कह लें या अंदरूनी साजिश कह लें या इन सब का इकट्ठा होना कह लें, लेकिन बहरहाल इस वजह से उनको एक लेजिटिमेसी का सामना है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सबसे पहले अपनी तकरीर में इस बात का इजहार किया। और अभी और इसमें कई इम्तहान बाकी है, क्योंकि एक तो 1 साल चले हद से हद लगाए तो 3 महीने 4 महीने की हुकूमत है, और दूसरी एक ओहदों का एक ऐसा लगता है कि ख़जाना सा जो है वो खुल गया है, क्योंकि ये तो अभी वज़रा हुए हैं, अभी कई गवर्नर्स की पोजीशन खाली हो गई है, कोई सदर की तरफ देख रहा है, कई और अहम ओहदे जो हैं वो खाली हो रहे हैं, फिर उसी से जुड़े हुए जो हैं वो ओहदे हैं वजारतों में हैं, फिर आपको और कई मामलात हैं, और अब इन सब को बांटना है और उसके लिए उम्मीदवार हैं, जमातें हैं, एक अजब सा समा है। खान साहब, इसमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ओहदों के बांटने के, ये बुनियादी तौर पे एक कॉन्फ्लिक्ट है। वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इब्तदाई तौर पर ये कहा था कि वो वजारतों की बजाय जितने भी आईनी ओहदे हैं उनमें इंटरेस्टेड है। मिसाल के तौर पे सदर का, गवर्नर का, स्पीकर का और आगे चल के चेयरमैन सेनेट का, इस तरह के सारे ओहदों में वो इंटरेस्टेड हैं और वो वजारतों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जब खैर उनके ऊपर बात ये हुई कि सेनेट का मामला तो उस वक्त तय होगा जब सेनेट का मरहला आएगा, स्पीकर का मामला तय हो गया कि राजा परवेज अशरफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोटे के ऊपर स्पीकर मुंतखब हो गए, तो फिर वजारतों में भी बिलखुसूस ऐसी वजारतों पर जो आप ये जो 9 दिन का डिले है, ये 9 दिन का डिले बुनियादी तौर पर ऐसी वजारतों के लिए हुआ कि जिनको आप कह सकते हैं कि जहां पे बजट ज़्यादा होते हैं और वहां पे किसी भी हुकूमत को परफॉर्म करने का मौका ज्यादा होता है, या आप अगर नेगेटिवली सोचे तो ऑब्लाइज करने का मौका ज्यादा होता है जी। तो उन 3, वो खास तौर पर अगर आप देखें तो विफाक में वो 3 वजारतें हैं। एक वजारत है पेट्रोलियम की वजारत, दूसरी वजारत है कम्युनिकेशन की वजारत, और तीसरी वजारत है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो थी लॉ एंड जस्टिस की। लॉ एंड जस्टिस के ऊपर तो मामला यहाँ तक पहुँचा था कि जहाँ पे एक दफ़ा डेड लॉक किसी कैफियत पैदा हो गई थी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वजारत के ऊपर काफ़ी काम किया था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ ऐसी, यानी जब वजारतें नहीं थी और वज़ीर आज़म ने खुद इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया, तो उन्हें पता चला कि आगे चल के कुछ अरसे में बार से बेंच में बहुत सारी एलिवेशंस होनी है। तो लिहाजा उन एलिवेशंस को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले से ही इसके ऊपर अपना हक जताना शुरू कर दिया था। तो इसी तरह जो आप देख रहे हैं कि ANP अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से ये बात कही गई थी, नहीं मिल सकी, और इसकी वजह से उन्होंने फिर वजारतों में आने से ही माजरत कर ली। इस तरह की कई और मामलात थे। फिर वो बहुत सारे लोग जैसे मुस्तफ़ा नवाज साहब वजीर ममलकत बनने पर राजी नहीं है, उनका ख्याल ये है कि उन्हें पूरा वजीर बनाया जाए, इस वजह से वो भी गुरेज कर रहे हैं। तो ये जो अब जितने भी अब आगे चल के हम देखेंगे कि जो ओहदों की तकसीम है उसमें जो आईनी ओहदे हैं वो प्रॉब्लम है, और फिर दूसरे दर्जे में वजारतें प्रॉब्लम है। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद है। कमर से ब्रेक, उसके बाद एक और कज़िया अचानक खड़ा हो गया है। काजी फाइज ईसा के खिलाफ जनाब इमरान खान की हुकूमत में सदारती रेफरेंस फाइल किया गया था। वो रेफरेंस तो सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है कि कलअदम करार दे दिया था, वो तमाम मामला ख़त्म हो गया था, लेकिन अब ये कज़िया खड़ा हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि ये उनकी मंशा से नहीं हुआ था। साबिक वज़ीर क़ानून के बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम कहते हैं कि दरअसल उन्हीं की मंशा से हुआ था। किसकी मंशा से हुआ था ये कोई नहीं कह रहा। एक अजीब सी ये सूरत हाल है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। गुज़िश्ता चंद रोज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 बार एतराफ़ किया कि सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ हुकूमत की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना गलती थी। रेफरेंस उस वक्त वज़ारत क़ानून की जानिब से भेजा गया था। इमरान खान का कहना था कि उनका किसी से कोई ज़ाती अनाद नहीं। हैरानकुन तौर पर साबिक वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम ने इमरान खान के इस बयान की तरदीद करते हुए कहा है कि इमरान खान ने खुद जनाब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ एसेट रिकवरी यूनिट की मवाद की बुनियाद पर रेफरेंस भेजने पर इसरार किया था। एसेट रिकवरी यूनिट ARU के बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान के मातहत था,
इमरान खान ने खुद रेफरेंस क्लियर किया था। इस मामले पर इमरान खान हुकूमत के साबिक वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने ट्वीट करके फ़रोग़ नसीम को तनकीद का निशान बनाया और कहा कि बतौर वज़ीर कानून आपको ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। हकीकत यह है कि तमाम मामला आपने खड़ा किया, जबकि मैंने काबीना में कहा कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं। इस बयान पर फ़रोग़ नसीम ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि फवाद चौधरी की बातें बकवास है और वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। उनका कहना था कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से मुतालिक रेफरेंस काबीना के ज़रिए नहीं गया। फवाद चौधरी काबीना इजलास के वो मिनट्स दिखाएं जिसमें उन्होंने रेफरेंस की मुखालफत की थी। ये वही फ़रोग़ नसीम है जिन्होंने इस केस के हर मरहले पे और हर कोर्ट के हर फैसले के बाद फतह का तासुर दिया था, जबकि 10 रुकनी सुप्रीम कोर्ट बेंच में 7-3 के फैसले से रेफरेंस को कलअदम करार दिया गया और मामला FBR को भेजा गया। फिर नज़रसानी की दरख्वास्त में जो 4 के फैसले से जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को बाइज्जत तौर पे क्लीन चिट दी गई। केस में हारा नहीं, एक्चुअली केस तो जीत गया, टेक्निकली तो हम जीत गए हैं। पिटिशनर की प्रेयर ये थी कि ये रेफरेंस और शो कॉज नोटिस ये तमाम चीज़ें कलअदम कर दी जाएं और मजीद कोई कार्रवाई ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दानिश में सो मोटो पावर एक तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको FBR भेज दिया तो वो भी उनकी शिकस्त हो गई। एक तरह से पाकिस्तान में एक ये अच्छा दिन है कि जुडिशल अकाउंटेबिलिटी भी इस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। 7-3 ने ये जजमेंट दिया है, तो मैं सलूट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को विद ड्यू रिस्पेक्ट के जो 6 अदद जजेस का जो फैसला था हमें ये लगा कि वो दुरुस्त नहीं है। जो क्यूरेटिव रिव्यू है फाइल हुआ था कल, जो भी ऑब्जेक्शंस ऑफिस ने लगाए हैं वो किसी जज ने नहीं लगाए, उसको रिमूव करके इन अकॉर्डेंस विद लॉ इसको फाइल कर देंगे। एक फैसला जस्टिस बिंदयाल का है जिससे सबने एग्री किया, ये सुनहरी फैसला है। ये जो FBR की जो रिपोर्ट थी जिसके अंदर तमाम वो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे, जस्टिस बिंदयाल ने अपने जजमेंट में कहा कि तमाम मटेरियल को कंसिडर करना बड़ा ज़रूरी है। अब ये SJC को देखना है कि वाकई इनका कोई कनेक्शन है या नहीं, इनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा SJC के सामने। बज़ाहिर यही लगता है कि अब इस मामले पे जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा रेफरेंस केस के मामले पे इमरान खान और साबिक वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम दोनों अपने हाथ खड़े कर चुके हैं और इस मामले की ज़िम्मेदारी कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यकीनन नोक झोंक भी हो रही है इस मामले पे, मगर बहरहाल इसकी असल हकीकत क्या है, इसके पीछे क्या है, ये कोई नहीं बता रहा। इस पूरी मामले पे बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी उमूर अदालती उमूर के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी जनाब हसनात मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। ये बताइएगा, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस वक्त हाथ झाड़ रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर कानून जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इस रेफरेंस के हवाले से, जिसमें पहली हुकूमत को बहुत बड़ी शिकस्त हो चुकी है, मगर मेरी मालूमात और जो मुझे अंदाज़ा है, मुझे लग रहा है अभी भी पूरी कहानी कोई बता नहीं रहा और पूरी कहानी कोई बता भी नहीं सकता इस पूरे मामले में। इस पर मिट्टी डालना ही बेहतर होगा। जी बिल्कुल कामरान साहब, ये अगर आप कहें कि सिर्फ ये इस पूरे रेफरेंस के आर्किटेक्ट वज़ीर आज़म इमरान खान थे तो ये नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री थे, आखिर फाइनल अप्रूवल तो उन्हें नहीं दी। लेकिन ये शुरुआत जो है इसमें अगर देखें तो सब ने ही अपना अपना हिस्सा डाला, चाहे वो आप पावर सर्कल की तरफ देखें, चाहे वो आप जुडिशरी की विद इन जुडिशरी देखें। अगर रेफरेंस जो है वो मई 2019 में फ़ाइल हो रहा है और ये 19 जून 2020 को रेफरेंस ख्वाहिश हो गया, उसके बाद जो प्रोसीडिंग चलाई गई वो अदलिया ने खुद ही चलाई हैं। तो इंटरनल जो जुडिशल पॉलिटिक्स है उसको भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता कि जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चली और सुप्रीम कोर्ट में 2 कैंप बने और जिस तरीके से जजेस ने एक दूसरे के साथ जजमेंट में मुकालमा किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है वो एग्जेक्टिव थी जो इस सारे रेफरेंस के। मेरा ख्याल है कि एग्जेक्टिव को भी कहीं से इशारे आए तो तभी रेफरेंस फाइल हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ मलिक साहब के जून 2019 से शुरू हुआ, 2020 में बेख्वाश हुआ, मगर ये कहानी तो जून 2019 से पहले की है। ये जो मामलात हैं ये उससे कहीं ज़्यादा गंभीर हैं जो बज़ाहिर नज़र आए। जी बिल्कुल, ये मामला शुरू हुआ फैज़ाबाद धरना में जब जजमेंट आई फरवरी 2019 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने तहरीर की। उसके बाद रिव्यू पटिशन दायर हुई, MQM ने, PTI ने दायर की, एजाज़ुल हक साहब ने दायर की, शेख रशीद साहब ने दायर की। ये सारी नज़रसानी की दरख्वास्तें अभी भी पेंडिंग हैं। उसके फौरी 1 महीने बाद जो है ये रेफरेंस जो है वो फ़ाइल हुआ। इसी वजह से जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ के वकील थे उनका ये बार बार ये कहना था कि ये सारा फैसला जो
रेफरेंस है ये बदनीति पे मबनी है। सारा मामला है ये टारगेट जो है जस्टिस काजी फैसला को किया जा रहा है। वजह जो है वो फैज़ाबाद धरना की जजमेंट है। अब देखें तो जस्टिस काजी फैसला ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे भी ये उनका ये था कि ये बायस है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब पे भी उनका ये और आजमत सईद शेख साहब पे भी उनका ये क्लेम था, ये एलिगेशन था कि जी वो बायस रहे, गुलजार अहमद साहब भी बायस रहे। तो ये आप कहें कि अगर ओवरऑल देखें तो इसमें और भी करैक्टर थे। जो पहली मुशावरत हुई फ़रोग नसीम के साथ, उसमें 6-7 पाकिस्तान के नंबर वकील थे जिन्होंने इस पर डिस्कशन की कि क्या हमें रेफरेंस पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो ये अगर आप कहें कि सिर्फ इमरान खान साहब की ही मंशा थी, पूरी खुली और इस तरह से लोगों ने बातें करनी शुरू करी कब किसने क्या कहा, तो ये तो बहुत बड़ा गंध है जो उछल जाएगा इस मामले में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जो जिस तरीके से वहाँ जस्टिस काजी फैसला की तरफ से जो है वो चीज़ें आई कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी बायस है और मैंने कुछ फ़ैसले किए जो मुक़्तदर हलकों को पसंद नहीं थे, उसके बाद जो है ये इस किस्म की रेफरेंस फाइल हुआ। तो ये मामला अगर खुला तो ये फिर ये बताइए, ये नहीं है कि फ़रोग नसीम आपकी मालूमात से आपकी जितनी भी माशाल्लाह ज़बरदस्त तजुर्बा है, ये तो जो कुछ कह रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जज साहब, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने जा रहे हैं, जस्टिस काजी फायजी साहब, इंतहाई ऑनरेबल और बहुत ही इंटेग्रिटी वाले जज साहब हैं, वो इस मामले को भूले या ना भूले ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अब जिस पोजीशन पे वो जा रहे हैं, अगर ये बैगेज उनके साथ चला तो ये एक बड़ा मसला हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं और मेरा ख्याल है उनको भी मैग्नेमिटी दिखानी होगी। और असल प्रॉब्लम ये है कि अब हमने देखा 1-1.5 साल में उनका एग्जेक्टिव के साथ इंटरनल जो मामलात रहे हैं जजेस के साथ, ख़ासकर चीफ जस्टिस साहिबान के साथ और जो मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ भी, तो वो मामलात ठीक होने बड़े ज़रूरी हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी उनका जो बेंच है वो 2 रुकनी बेंच, उनको 3 रुकनी बेंच नहीं दिया गया। इंपॉर्टेंट केसेस में उनको नहीं बिठाया जाता। तो ये जो इंटरनल सुप्रीम कोर्ट की जब तक वर्किंग ठीक नहीं होगी तो हम ये नहीं कह सकते कि जो मामला ठीक होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। कमर्शियल ब्रेक के दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों पर मुश्तमिल 37 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। पाकिस्तान में भुट्टो और शरीफ ख़ानदान का इक़्तिदार एक बार फिर बहाल हुआ है। 12 जमाती हुकूमती इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बड़ी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी 5वीं दफ़ा और मुस्लिम लीग नून 4थी बार वफाकी हुकूमत में वापस आई है। इससे कबल 2008 में नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इत्तेहादी हुकूमत कायम की थी। दोनों जमातें अब तक मजमूई तौर पर 24 साल मुल्क पर हुक्मरानी कर चुकी हैं, जबकि अपने अपने सूबे में दोनों जमातों ने 2 दहाइयों से भी ज़ायद अरसा हुकूमत की है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत 15वें साल में दाखिल हो चुकी है, जबकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने मुसलसल 10 साल हुकूमत की और 3.5 साल के वक्फे के बाद एक बार फिर पंजाब की वज़ारत आला शरीफ ख़ानदान के घर में वापस आ चुकी है। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म, जबकि उनकी साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी 2 मरतबा मुल्क की वज़ीर आज़म रही। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी भी सदर पाकिस्तान रहे। शरीफ ख़ानदान के मियाँ नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान और 2 मरतबा वज़ीर आला पंजाब रहने का उनको एजाज़ हासिल हुआ, जबकि उनके भाई शहबाज शरीफ 3 अदवार में मजमूई तौर पर 13 साल सूबे पंजाब के वज़ीर आला रहे, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। हमजा शहबाज के वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि बैक वक्त बाप वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला पंजाब के मनसब पर फाइल हुए। इससे कबल 1997 और 2013 में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म और उनके भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के पास शरीफ ख़ानदान के सिवा कोई क़यादत के लायक नहीं? इस सवाल का जवाब हमने चंद दिन कबल अपने प्रोग्राम में शाहिद काकान अब्बासी से पूछा था, आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कैसे और कब इख्तिदार का मज़ा चखा, आपको बताते हैं हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी ज़ुहैब अहमद की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की वफाक में 4थी बार इख्तिदार में वापसी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस्लामाबाद में 5वीं बार इख्तिदार में वापसी,
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बैनर तले भुट्टो ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान का पाकिस्तान के इक़्तिदार में तसलसल, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। पाकिस्तान की इंतहाई कोना मश्क सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक है, बहुत उम्दा न्यूज़ एनालिस्ट हैं जनाब मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आज एक बार फिर वापसी हो गई है शरीफ ख़ानदान की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के विफाक में, इक़्तिदार में, और एक और शरीफ ख़ानदान की शख्सियत ज़ाहिर वज़ीर आज़म बन गई हैं। 5वीं बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक के इक़्तिदार में शामिल है। सिंध में 15 साल से मुसलसल उनका इक़्तिदार मौजूद है और इस तमाम दौर पे छाप रहती है शरीफ ख़ानदान की और भुट्टो ख़ानदान की। एक बीच में ये भी आए 3-3.5 साल इमरान खान के, वो फारिग हो गए। इसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में 2 ख़ानदानों का इक़्तिदार में मुसलसल तसलसल, विफाक में भी, पंजाब में भी और सिंध में, और उसका एक नया दौर, एक नया फेज़ आज फिर शुरू हो गया है। शुक्रिया कामरान। देखिए कामरान, तारीख़ी तौर पे तो क्योंकि अगर आप देखें कि भारत में जब 1947 के बाद भारत ने तो जागीरदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में वो मजबूत से मजबूत तर होता गया। अब आ जाएं, अभी आपने भुट्टो साहब का एक क्लिप सुनाया था, मुझे याद है, आज भी याद है, गालिबन 1980-81 में मैंने शेख रशीद जो बाबा सोशलिज़म थे उनसे एक इंटरव्यू किया था और उनसे यही एग्जैक्टली सवाल किया था कि क्या वजह है कि भुट्टो साहब ने बेगम नुसरत भुट्टो को कायम मुकाम चेयरमैन बनाया। तो उनके बकौल उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब उनको नहीं बनाना चाहते थे। भुट्टो, मैं सीनियर वाइस चेयरमैन था, तो जब मैं जेल में उनसे मिलने गया तो भुट्टो साहब ने कहा कि तुम एज एक्टिंग चेयरमैन जो है वो टेक ओवर कर लो, जब मैं बाहर आ जाऊंगा तो फिर ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। लेकिन शेख रशीद साहब जो दूसरी मरतबा, उन्होंने कहा मैं दूसरी मरतबा जब भुट्टो साहब से मिलने गया तो मैंने भुट्टो साहब से कहा कि आपकी पार्टी के जागीरदार मुझे कबूल करने को तैयार नहीं हैं, इस वक्त आप जेल में हैं, तो बेहतर है कि बेगम नुसरत भुट्टो को एक्टिंग चेयरमैन बना दें। और वहाँ से ये सिलसिला फिर भुट्टो साहब की फांसी हो गई और फिर एक तवील मार्शल्ला के बाद हमने देखा कि बेगम भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो, वो सिलसिला चलता रहा। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो तवील अरसे रहीं उसके बाद, लेकिन उसके बाद जो एक टर्निंग पॉइंट है कामरान, वो था 2002 में, जब मखदूम अमीन फ़हीम, बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी, तो मखदूम अमीन फ़हीम जो है वो पार्टी को लीड कर रहे थे एज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर के तौर पे। जब मखदूम साहब की डेथ हुई, और मुझे याद है 2015 में दुबई में एक मीटिंग हुई पीपल्स पार्टी की, उसमें ये कमर ज़मान कायरा, इत्तेज़ाज़ एहसन, उस ज़माने में नदीम अफजल चंद जो थे पार्टी में थे, बाद में चले गए, इन लोगों ने स्ट्रेस किया जरदारी साहब से कि मखदूम अमीन फ़हीम की जगह किसी पार्टी के सीनियर लीडर को जो है वो प्रेसिडेंट बनाया जाए। और इनिशियली जरदारी साहब ने उससे एग्री भी किया था, लेकिन फिर जरदारी साहब पार्लियामेंटेरियन के सदर हो गए। अब और जो है वो साथ में वो को चेयरमैन भी हो गए और बिलावल भुट्टो चेयरमैन हो गए। ये पीपल्स पार्टी की ब्रीफ हिस्ट्री है। देखिए ये पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री हो गई, इसमें थोड़ा सा फ्यूडल बैकग्राउंड है। भुट्टो साहब बहरहाल फ्यूडल थे और फिर जाहिर है उनकी पार्टी में बड़े फ्यूडल थे। हम तो एक शहरी से जमात की बात करते हैं, हम नवाज शरीफ की बात करते हैं, जिनका ताल्लुक, वो तो 100% एक शहरी शख्सियत थे, उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था इस तरह का। उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने अपने ख़ानदान के तसलसल को जारी किया है, और उसकी आज हद हो गई है कि वज़ीर आज़म जो है वो उनके छोटे भाई हो गए, और जो पंजाब के वज़ीर आला हो गए वो उनके साहबजादे हो गए, और जो साइड में खड़े हैं वो उनकी बेटी खड़ी है और वो खुद भी खड़े हैं। आखिर ये किस किस्म की सियासत और ये हमारी जमहूरियत का क्या अक्कासी है? कामरान, ये 90 जो शरीफ फैमिली आई, शरीफ फैमिली तो पॉलिटिक्स में नहीं थी, शरीफ फैमिली का तो पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। शरीफ फैमिली का आप 80s तक देख लें, फिर 90 तक देख लें। इवन 90 में जब चीफ मिनिस्टर का फैसला हो रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हों, तो जब शहबाज शरीफ साहब की बात आई तो फिर वहाँ बैठे हुए कुछ लोगों ने उसे अपोज किया, जिसके बाद गुलाम हैदर वाइन को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। फिर 97 में नवाज शरीफ साहब ने कमिट किया चौधरी से कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के, लेकिन नवाज शरीफ हट गए। प्रॉब्लम यह है कि जब आप ख़ानदानों को बैक करते हैं किसी तरीके से, किसी ख़ानदान को या किसी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए किसी और को ला के सामने खड़ा कर देते हैं, वरना
80 से पहले तो शरीफ का किसी ने सुना ही नहीं था पॉलिटिक्स में। उस वक्त ख़ानदान कहाँ थे? उस वक्त तो एक नज़रियाती पॉलिटिक्स होती थी, जहाँ नेशनल अवामी पार्टी एक तरफ होती थी, जमात इस्लामी होती थी, दूसरी जमातें होती थी। जमाती सियासत को डेंट पहुँचाया और पीपल्स पार्टी को सबक सीखना चाहिए इससे, PMLN को सबक सीखना चाहिए कांग्रेस से। इंडिया में आज देखें कांग्रेस की क्या हालत है। ख़ानदानी सियासत बहुत अरसे तक नहीं चल सकती। आप इस पूरे रीजन में उठा के देख लें, जो ख़ानदानी सियासत रही है उसकी लेगेसी एक वक्त तक चल सकती है। मगर मुझे ये बताइए कि आखिर ये नून लीग तो एक बड़ी कशमकश से और बड़े मराहिल से गुजरी है। आज जब ये कैफियत हुई है जिसमें कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो गए हैं, हमजा शहबाज वज़ीर आला हो गए हैं, एक चू भी सुनने को नहीं आ रही। आखिर इस पूरी जमात के अंदर कोई शख्स अहल नहीं है कि वो चले। जब वालिद वो हो गए तो वज़ीर आला पंजाब बन जाता। ना लीडरशिप ने ये फैसला किया कि वो किसी और को मौका दे, और ना ही इस जमात के अंदर किसी ने एक हर्फ ऐसा बोला कि कितनी तवील लोगों की कुर्बानियाँ हैं। शाहिद खान अब्बासी वगैरह सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1.5 साल उन्होंने गुजारी है। वज़ीर आज़म वो रह चुके हैं, पूछ कोई नहीं रहा उनको। कामरान, सिर्फ यही नहीं, आप ये भी देखें कि ये सिर्फ यही बात नहीं है। आप ये भी देखें कि जब आप बाहर चले गए 2000 में, तो आपने जावेद हाशमी को प्रेसिडेंट बना दिया, उसके बाद जावेद हाशमी को डंप कर दिया गया था। ये सिचुएशन जो है ये इन पार्टियों को सोचने की है, क्योंकि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज क्या नवाज शरीफ साहब ये फैसला नहीं कर सकते थे, या शहबाज शरीफ खुद फैसला नहीं कर सकते थे, चाहे हमजा शहबाज की कोई भी कुर्बानी हो। लेकिन ये ऑप्टिक्स गलत होते हैं कि आप पंजाब में अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो पंजाब में चीफ मिनिस्टर कोई और होना चाहिए। अब मुझे बताएं, बिलावल भुट्टो, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, बिलावल भुट्टो क्यों फॉरेन मिनिस्टर बने? वो पार्टी को हेड कर रहे हैं। अगर हिना रब्बानी खर को आप फुल फ्लैश फॉरेन मिनिस्टर बना दें, पार्टी और गवर्नमेंट, और यही देखें कामरान, इमरान खान साहब का इशू क्या है, वहाँ फैमिली नहीं है, लेकिन 26 साल से इमरान खान ही पार्टी के चेयरमैन चले आ रहे हैं, क्योंकि इन पार्टीज़ के अंदर इलेक्शंस नहीं होते, इन पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, इन पार्टीज़ के अंदर ऊपर से लोग आ जाते हैं, उनको टॉप पोजीशंस दे दी जाती हैं। जब तक पार्टीज़ के अंदर सही मानों में जमहूरी अमल नहीं आएगा, सही मानों में सीनियरिटी को प्रेफर नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक इन पार्टीज़ की ग्रोथ नहीं होगी। इसी वजह से पीपल्स पार्टी आज सिंध में कन्फाइंड है, मुस्लिम लीग नून पंजाब में कन्फाइंड है। ये इन बड़ी जमातों को सोचना पड़ेगा कि आगे लीडर्स को लाना पड़ेगा। नहीं लाया आप, ख़ानदानी तौर पे तो एक वक्त तक तो चलती है ख़ानदानी सियासत, एक वक्त तो जो बेनज़ीर भुट्टो की पॉपुलैरिटी लोगों में थी वो आज बिलावल भुट्टो की नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। वो आसिफ अली जरदारी की नहीं हो सकती। जो नवाज़ शरीफ की पॉपुलैरिटी है वो हमजा शहबाज की नहीं हो सकती। इसलिए इन जमातों ने अगर ये नहीं सोचा तो वक्त आएगा, जिस तरह PTI को राइज मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दो जमातों की गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस की प्रोडक्शन है ना, इसी प्रोसेस से तहरीक इंसाफ आई है। तहरीक इंसाफ कल परफॉर्म नहीं करती तो एक तीसरी जमात आ जाती है। इसी तरह डेमोक्रेसी चलती है। लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN ख़ास तौर पे, जो क्योंकि 50 साल से सियासत इनके गिर्द घूम रही है, अगर ये लोग अच्छा, ये पार्टी अभी हम आज तो नहीं इस सोचेंगी, वक्त आप मतलब अभी तो हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि जाहिर है कि बुनियादी आइकॉन्स जो हैं ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के, वो तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है। मगर ज़रा काफ लीग को देख लीजिए कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। आज आप ये देख लीजिए कि जमीयत उलमा इस्लाम को देख लीजिए कि किस तरीके से वहाँ पर जो है ये अभी वजारतें बांटी गई। कामरान वही नहीं, आप अवामी नेशनल पार्टी को देख लें। और अवामी नेशनल पार्टी की अब मैं मिसाल आपको देता हूँ। मैंने एक मरतबा असफंदयार वली साहब से इंटरव्यू किया, उस वक्त ANP के सदारती इलेक्शन होने वाले थे, उनके मुकाबले के उम्मीदवार गुलाम अहमद बिलोर थे। असफंदयार वली साहब ने और अवामी नेशनल पार्टी ने बाकायदा, और उनके आइन में था कि 2 मरतबा से ज़्यादा नहीं तीसरी मरतबा प्रेसिडेंट बनेगा। आइन में तरमीम करवाई गई और तरमीम करा के असफंदयार वली फिर सदर बन गए। मेरी समझ में नहीं आता कि वो जमातें जिनकी एक तारीख रही है, वो जमातें तो एक माइंडसेट लगता है कि ख़ानदान की सियासत अगर करेंगे तो पार्टी सिक्योर्ड रहेगी, जो कि एक गलत सोच है। 87 में पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर जब पार्टी इलेक्शंस कराए थे
तो बड़ी तादाद में वोट पड़े थे और लोगों ने एक एक्टिविटी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने उसे रोक दिया, ये कहकर कि कहीं इंटेलिजेंस के लोग पेनिट्रेट ना कर जाएं इसमें। यही बात 2013 में पीटीआई में हुई कि 2013 में पीटीआई के इलेक्शंस हुए और उसके बाद इमरान खान साहब ये समझे कि पीटीआई में इस तरीके से ग्रुपिंग्स हो जाएंगी, तो उसके बाद से हमने पीटीआई में भी इलेक्शन नहीं देखे। ये सोच इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को तब्दील करनी पड़ेगी, इन ख़ानदानों को तब्दील करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली एक इस प्रोसेस से दूसरे लोग आएंगे। आप बहुत ज़्यादा अरसे तक इसी कन्फाइनमेंट में नहीं रह सकते। अजीब सी डेमोक्रेसी हुई ना, ये डेमोक्रेसी अजीब सी हुई ना मज़र, जिसमें कि एक ख़ानदान, बाप, भाई, बेटा, बेटी, भांजी, भतीजी, ये, और फिर उसके बाद ना इलेक्शंस, ना कोई जमहूरियत, ना कोई अंदर अपनी कोई डेमोक्रेसी, और उसके बाद भी फिर डेमोक्रेसी के सरगना। कामरान, पार्टीज़ के अंदर शैम डेमोक्रेसी है, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर शैम डेमोक्रेसी। मैं मिसाल दे सकता हूँ आपको कि कराची पीपल्स पार्टी के एक मरतबा इलेक्शन हुए, मैं नाम नहीं लूँगा, कराची पीपल्स पार्टी के इलेक्शन हुए, जिस उम्मीदवार का नाम नहीं था वो कराची का सदर मुंतखब हो गया, नॉमिनेट हो गया, वो रायशुमारी में ही नहीं थे और वो कराची के सदर हो गए। लेकिन मेडिकल डॉक्टर होता है आदमी तो उसको इज्जत तो देनी पड़ती है ना मज़र, फिर ऐसे तो नहीं होता है। देखिए कामरान, ये मसला नहीं है, मसला ये है कि इससे पॉलिटिक्स डैमेज हो रही है, इससे वो लोग जिन्होंने कोड़े खाए। और मैं आपको एक तवील फहरिस्त दे सकता हूँ कि एक आदमी पीपल्स पार्टी का जो फांसी चढ़ने वाला था, उसके घर वाले जब उससे मिलने आए तो उनके पैरों में चप्पल नहीं थी। इस तरह के लोगों ने इस पार्टी को खून दिया है, इस तरह के लोगों ने। आप पीएमएलएन की मिसाल ले लीजिए ना, पार्टी खड़ी रही ना, तो जो सबसे ज़्यादा खड़ा रहा, जो सबसे ज़्यादा जिसने सफ़र किया, क्या उसको चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं होना चाहिए? क्या उसे नहीं आगे आना चाहिए? क्या उसे ऊपर नहीं लाना चाहिए? इन जमातों को ये सोचना पड़ेगा, वरना ये डेमोक्रेसी डैमेज हो रही है, पॉलिटिक्स डैमेज हो रही है, और ये चीज़ें बहुत अरसे तक नहीं चल सकती। उसके बाद एक अनार्किस्ट वाली सिचुएशन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं। चौथी बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार शुरू हुआ है वफाक में। 5वीं बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में शुरू कर रही है। इस वक्त जो हुकूमत मिली है उसकी माशी सूरत हाल बहुत ख़राब है। पाकिस्तान की मईशत की चैलेंजेस बेपनाह हैं, संगीन तरीन चैलेंजेस हैं। कुर्बानी मांगती है, बोल्ड लीडरशिप मांगती है, इनोवेटिव फैसले मांगती है और फौरी एक्शन मांगती है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी हुकूमत ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, सख्त है? इसका जायज़ा लेते हैं छोटे से वक्त के बाद। जनाब शहबाज शरीफ की क़यादत में 12 जमाती मखलूत हुकूमत अना ने इक़्तिदार संभाल चुकी है, और इसमें कोई शक नहीं कि सब उस वक्त हुआ है जब पाकिस्तानी मईशत के सतून लरज़ रहे हैं। माशी माहरीन नई हुकूमत से हंगामी बुनियाद पर इक़दामात की उम्मीद किए बैठे हैं। माशी हालात इतने तशवीशनाक है कि कुछ लोग इसे श्रीलंका की दगरगू मईशत से मिलाते हैं। शहबाज शरीफ के माशी मैनेजर्स के पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। इसके अलावा कोई और चारा नहीं कि आज ही पेट्रोल और डीजल और बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएँ। फरवरी में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपये कमी के साथ आइंदा बजट तक पेट्रोल, डीजल और बिजली मज़ीद महंगी न करने का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से नई हुकूमत को इस माह लगभग 60 अरब रुपए की सब्सिडी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जबकि पिछले माह 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई थी। जुमे को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जून तक पेट्रोल डीजल सब्सिडी दी तो 240 अरब रुपए देने पड़ेंगे, और हुकूमत को हुकूमत के बजट में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं। जानिब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब पाकिस्तान को अपने गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी की उसकी शदीद ज़रूरत है। उसकी बहुत जल्द अज जल्द उसकी तैयारी करनी है, और इसके लिए IMF प्रोग्राम की फौरी बहाली दरकार है। इस सिलसिले में पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7वें जायज़े का इजलास बाकायदा आगाज़ हो गया है। कभी इम्कान है कि IMF पाकिस्तान के सामने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म करने पर फौरी जोर देगा, और साथ ही बिजली की कीमतों में इजाफे और टैक्स की वसूली बढ़ाने की शराइत रखेगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा अब पाकिस्तान के GDP का 5.3% होगा, जबकि तखमीना पहले 4% लगाया गया था।
यकीनी तौर पर मीशत को संभालने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत को गैर मकबूल फैसले लेने होंगे, वरना मीशत की हालत मजीद ख़राब होगी। कल जनाब मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि उस पॉलिसी का तसलसल उनके लिए नामुमकिन होगा जो शौकत तरीन साहब दे गए हैं। नई हुकूमत के लिए महंगाई पर काबू पाना भी एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा। पिछले महीने मुल्क में महंगाई की शरह 12.7% हो गई थी और आने वाले दिनों में इसमें कमी के कोई आसार नहीं है। इसके साथ ही रुपए की कदर एक मरतबा फिर हाथ से निकल रही है। 15 अप्रैल से डॉलर 181 रुपये 58 पैसे से बढ़कर आज इंटरबैंक में 184 रुपये 84 पैसे बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 185 रुपये 50 पैसे में बंद हुआ। सिर्फ आज के दिन ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2.5 रुपये इजाफा हो गया। हमारा करंट अकाउंट खसारा माली साल के पहले माह के 8 माह के दौरान 12 अरब डॉलर रहा है। इस माली साल के 9 माह के दौरान तिजारती खसारा 35 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया है, जो गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 70% ज़्यादा है। इसके साथ ही मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च के आगाज़ से अब तक 5 अरब 50 करोड़ डॉलर घटकर 17 अरब डॉलर रह गए हैं। इस वक्त स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब 80 करोड़ डॉलर हैं, जो तकरीबन 2 माह के दरामदी बिल से भी कम हैं। यकीनन ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं 2 मुमताज़ माहिर मैशियत। हमारे साथ हैं डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, साबिक मुशीर थे वज़ारत ख़ज़ाना के, और डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI। खाकान नजीब साहब, आप बताइएगा कि इस सूरत हाल का इमीडिएट जो इसकी रेमेडी है या इसकी जो इमीडिएट डायग्नोसिस, तो कोई इशू नहीं है, सब पता है कि क्या है सामने, तो इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है, फौरी जो है, जो एमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक तो आपने बहुत क्लियर पिक्चर रख दी है। इन्फ्लेशन हाई है, फिस्कल डेफिसिट हाई है, करंट अकाउंट डेफिसिट हाई है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी स्टेट बैंक ने शुरू कर दी हैं। 2.5% आपने देखा कि आपने इंटरबैंक रेट बढ़ाया, जो पॉलिसी रेट है उसमें इजाफा हुआ। देखिए, इसकी इमीडिएट रेमेडीज़ ये हैं कि जो 10.8 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं उनको प्रॉप अप किया जाए। इसके 3 ऑप्शंस बड़े क्लियर हैं आपके सामने। नंबर 1 ये है कि एक आला सतह पर चाइनीज़ से बात की जाए और जो 2.3 बिलियन डॉलर्स का चाइनीज़ रोल ओवर है उसे फौरी तौर पर इंश्योर किया जाए कि वो स्टेट बैंक में आ जाए। ये कमर्शियल रोल ओवर है, 3 बैंकों का है, बट कि चाइना में हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, चाइना इज़ अ फ्रेंड, तो एक बात की जाए। दूसरा, रिकोडेक की एक 900 मिलियन डॉलर की पेमेंट हुई है, इसकी पेमेंट वापस आ सकती है। GHPL ने फ्लोट करना है डेट और हुकूमत को वापस पे करना है। तीसरा, आपके पास FE25 के 6-7 अरब डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। अगर आप ये देखें कि अगर आप ऑफर कर रहे हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको इतना अच्छा रेट, फॉर एग्जांपल 7%, तो आप FE25 पे भी ऑफर करेंगे तो आप कुछ पैसा स्टेट बैंक पे ले जा सकते हैं। और आखिरी चीज़ ये करने की ज़रूरत है कि IMF के प्रोग्राम को सीरियसली लेके रिवाइव करने की ज़रूरत है, जहाँ से $1 बिलियन आ सकते हैं। अगर मैं इन सब पैसों को इकट्ठा करूँ तो आपके पास तकरीबन 5 अरब डॉलर जो है वो फौरी तौर पर अगले 1 माह में अरेंज किए जा सकते हैं। IMF प्रोग्राम पे मेरा मुशाहिदा हमेशा ये रहा है, मैंने 16 का प्रोग्राम भी कंप्लीट किया, इस प्रोग्राम को भी इनिशिएट करने में शामिल था कि IMF में जब तक आप अपना MEFP, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज को ओन नहीं करेंगे और ये कहते रहेंगे कि ये एक IMF का प्रोग्राम है, उसकी बजाय इसको इस तरह लेके चलें कि ये एक पाकिस्तान का प्रोग्राम है, इट इज़ सपोर्टेड बाय द IMF, और उस प्रोग्राम में जो कलीदी मसाइल हैं वो हम खुद सामने रखें, चाहे वो एनर्जी प्राइसिंग हो, चाहे वो हमारे एक्सपेंडिचर हो। बहुत बात होती है कि हम अपने रेवेन्यूज को इकट्ठा करें। आपके एक्सपेंडिचर जो कि 4.3 ट्रिलियन पे थे 3 साल पहले, आज 8 ट्रिलियन को हिट कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि क्या पेंशन्स को आपने किस तरह लेके चलना है, आपने देखना है कि आपने डेट की रीप्रोफाइलिंग कैसे करनी है, आपने PSDP को देखना है कि क्या आप PSDP से ब्रिक एंड मॉर्टर ही बनाते रहेंगे कि आप नए प्रोजेक्ट्स को रोकेंगे, जबकि 7-8 ट्रिलियन का आपका बैकलॉग पड़ा हुआ है। सो ये सारे कलीदी जो मसाइल है वो उनको खुद जी डॉक्टर साहब, बहुत उम्दा आपने इसका वो किया है। और आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, एक बिल्कुल साफ़ ये बात लगता है जो पाकिस्तान में एक रिवायत बन गई है कि हर जाती हुई हुकूमत जिसको नज़र आ रहा होता है कि किसी वक्त भी उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है, वो ऐसे इक़दामात करती है
मईशत को इस बुरी तरीके से झटके देने में उसको कोई मुज़ायक़ा नहीं होता, क्योंकि उसको ये होता है कि हम तो जा रहे हैं, अगर हम बच गए तो फिर हम देख लेंगे, वरना फिर आने वाला जाना है। और इस वक्त जो सूरत हाल है जो हमारे सामने करंट अकाउंट की और जो ओवरऑल जो हमारा बजट डेफिसिट है, हमारा तमाम जो डेफिसिट की सिचुएशन है, जो हमारे रिज़र्व्स की सिचुएशन है, जो तमाम हमारी सूरत हाल है, यकीनन इमरान खान हुकूमत ने जाते वक्त इस बात का ख्याल नहीं किया कि ये जिस सूरत हाल में छोड़ के जा रहे हैं मुल्क में, आने वाली हुकूमत के लिए इसको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो रिज़र्व्स की सूरत हाल है, ये तो बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन है। जी कामरान भाई, जो रवायत आपने बताई वो अपनी जगह, एक और रवायत है, वो ये है कि हर अपोजिशन जो है जब तक वो हुकूमत में नहीं आती वो उसका दबाव इतना ज़्यादा होता है हुकूमत पे कि हुकूमतें इस तरह के पॉपुलस मेजर लेने पे मजबूर हो जाती हैं। आपको याद होगा रिलीफ पैकेज जिस दिन ऐलान हुआ उसी दिन कराची में एक रैली थी पीपल्स पार्टी की, और उसमें इस फतह का ऐलान किया गया कि देखिए जी हुकूमत डर गई, जो ही रैली की बात हुई हुकूमत ने पेट्रोल के नरख जो हैं वो कम कर दिए। या इसी तरह से लाहौर से महंगाई मकाओ मार्च के नाम से जो थी रैली, उसको आना था इस्लामाबाद की तरफ। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि और अब शहबाज शरीफ साहब ने जो कीमतें नहीं बढ़ाई, तो उनको पता है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो गली कूचों में हैं और इस वक्त अपोजिशन जो है वो रैलीज कर रही है। तो ये जो पॉपुलिस्ट मेजर्स जो हैं वो इसलिए लेना पड़ते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जब वो अपोजिशन में होती हैं उनका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हुकूमतें जो है वो इस तरह के मेजर लेने पर मजबूर होती हैं, और जब वही अपोजिशन जो हुकूमत में आती है तो उन तमाम मेजर्स को फिर उसको रिवर्स करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। और ये चीज़ जो है ये एक बढ़ती हुई जो सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है उसकी वजह से भी गंभीर होती चली जा रही है। जो खाकान भाई ने सारी बातें की मैं उनसे मुत्तफिक हूँ, सिर्फ एक चीज़ ये है कि IMF जो है उसके साथ एक मीनिंगफुल मुज़ाकरात के लिए मौजूदा हुकूमत को ये सिग्नल करना पड़ेगा कि उसकी मियाद वो क्या देख रहे हैं, क्या वो 15 महीने पूरे करेंगे, क्या वो 4-6 महीने लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स करने के बाद इलेक्शंस में चले जाएंगे, या IMF ये भी देख रहा होगा कि क्या हुकूमत को उसके इत्तेहादी या अपोजिशन नए इलेक्शन कराने पर मजबूर तो नहीं कर देगी। और ये जो 3 इस वक्त आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं इन पर डिपेंड करता है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो कौन पूरा कर रहा होगा, क्या वो मौजूदा हुकूमत पूरा कर रही होगी, वो एक केयर टेकर सेटअप पूरा करेगा, या अर्ली इलेक्शंस के बाद आने वाली हुकूमत पूरा करेगी। तो जब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी तब तक IMF से एक रीजनेबल डील लेना, यानी मिफ्ता साहब की ख्वाहिश बहुत अच्छी है कि वो IMF से जी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये टैक्सेस कम करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन IMF की जगह कोई भी इस वक्त होगा तो वो ये देखना चाहेगा कि आपके पास मियाद कितनी है, आपके पास वर्क प्लान क्या है, और उसके हिसाब से फिर IMF को मुतमईन करना होगा। मगर खाखन साहब, जो हमारा मरीज़ है, जो हमारी मईशत है, वो तो हर रोज़ उसके लिए अहम है। और जब जैसे जैसे हमारे रिज़र्व्स पे प्रेशर आ रहा है, दूसरी जानिब हम अपनी जो ये हमारे फ्यूल प्राइसेस है, जो हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं, जो हमारी बिजली की प्राइसेस हैं, हम उसको किसी सूरत से बढ़ा नहीं रहे। हमारे रिज़र्व्स पे प्रेशर आ रहा है। हमारे जो जैसे आपने जो हमारे रिज़र्व्स को शोर अप करने की चीज़ें हो सकती हैं, चाइनीज़ रोल ओवर हो जाए, कोई और इनफ्लोज आ जाए किसी सूरत से, जो आपने रिक्विडेक का मामला कहा, और IMF से हमारा वो $1 बिलियन आ जाए। अगर वो नहीं आता तो हर रोज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे एक्सचेंज रेट के लिए, ये तो हर रोज़ इस पर प्रेशर आएगा। देखें, इसके अलावा जो आपको करना है कि आपके पास एक $1.5 अरब की ऑयल फैसिलिटी है। वो ऑयल फैसिलिटी जब पहले भी ली थी, ये मैंने ही निगोशिएट की थी पाकिस्तान के लिए, तो हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। सो आपका ऑयल का बहुत बड़ा जो अगले 3-4 माह का यूटिलाइजेशन है वो शिफ्ट की जा सकती है इस ऑयल फैसिलिटी पे। रिक्वेस्ट करें ITFC को, जो कि सऊदी अरेबिया का एक इदारा है, कि इस ऑयल फैसिलिटी को डबल कर दिया जाए। ये रीपेमेंट है इसकी, जो कि आने वाले वक्तों में होगी। सो ये इट इज़ नॉट अ लोन इन द सेंस दैट वी आर नॉट गोइंग टू फर्निश बैक। सो इसको डबल कर दें। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप देखें ना, थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। अब अक्टूबर 21 में कामरान भाई नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री में इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेस्ड एहसास जिसको आप कहते हैं, 33 मिलियन हाउस होल्ड्स का डेटा, यानी कि तकरीबन 15 करोड़ पाकिस्तानियों का जो डेटा है वो जमा किया गया है। अगर आप ये डेटा लें तो आप IMF के पास जाएं और उन्हें कहें कि मैं सब्सिडी देना चाहता हूं, और मैं देना चाहता हूं इन टारगेटेड लोगों को, जिसमें बहुत से मोटर बाइक्स वाले मोटर बाइक कार्ड बनाएं, एग्रीकल्चर कार्ड बनाएं, ट्यूबवेल्स को दें,
सो मूव क्विकली, इस पे मेहनत करें ताकि एक सेटअप शुरू हो। और ये तेल की कीमत पेट्रोल 21 रुपए और 51 रुपए डीजल एक गो में बढ़ा दें, आपका करंट अकाउंट भी कम हो जाएगा क्योंकि प्राइसिंग सिग्नल से इसकी खपत मुल्क में कम होगी। और जो आपकी पॉपुलस है, जिसको मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करना है एज अ न्यू गवर्नमेंट, एज अ गवर्नमेंट विच हैज टेकन ओवर, आप अगर 33 मिलियन हाउस होल्ड को हिट कर सकते हैं, 8 मिलियन हाउस होल्ड को इस वक्त हम BISP के थ्रू हिट कर रहे हैं, तो क्या हम इसको अगर बढ़ा दें और वन टाइम इनको पैसे दे दें, मोटरसाइकिल कार्ड इशू करें, एग्रीकल्चर कार्ड इशू करें, ये है असल मेहनत। जब मैं कहता हूं कि आप अपना MEFP खुद लिखें, तो अगर आप ये प्रपोजल लेके जाएंगे फंड के पास तो इसको फंड बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह आपने हर चीज में काम करना है। एनर्जी में भी अब आपको राशनिंग करनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि आप इस वक्त डोमेस्टिक को सारी एनर्जी दें, बिकॉज आपका $32 का LNG है, आपका इंपोर्टेड फ्यूल भी एक्सपेंसिव है, इस वक्त पानी अवेलेबल नहीं है। हम इस तरह करते थे कि हम इंडस्ट्री को पूरी एनर्जी दें ताकि उसमें बिल्कुल कोई खौफ ना हो। अगर आप 2 घंटे की मुल्क में लोड शेडिंग कर लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, पर आप महंगी बिजली नहीं बनाएंगे। ये आपने शुरू में बड़ा अच्छा एक लफ्ज किया कि इनोवेटिव मेजर्स बताएं, तो हम आपके सामने इनोवेटिव। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इन्फ्लेशन को मैनेज करने का जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है ना कामरान भाई, वो आ रहा है कि जो हमारी फूड सप्लाईज हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर सप्लाईज हैं, उनकी सप्लाईज को इंश्योर करें कि वो डिमांड को मीट कर रही हो। अगर आप ये करेंगे तो ये जो हमारी फूड इन्फ्लेशन है ना, ये हिट हो जाएगी और उससे बहुत बड़ा फर्क। तो सुलैरी साहब, एक और बड़ी बात है ना कि हमारी हुकूमतें जैसे रेकलेस होती हैं जाते वक्त। जैसे कि इमरान खान साहब की ज़रूरत थी, उन्होंने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस थी एक तो उन्होंने कम की, और फिर उसके बाद वो चाहते तो उसको टारगेटेड कर सकते थे कि कम से कम जिनको उनकी ज़रूरत नहीं है वो उसको उससे मिन्हा होते, उनकी प्रोडक्ट में उसकी गुंजाइश होती कि उन लोगों तक वो सब्सिडी ना पहुँचे जिनको उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने नहीं की। फिर ये आने वाली हुकूमत भी हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, एक सख्ते के आलम में है, वो भी कुछ नहीं कर रही कि किसी सूरत से, जैसे कि अभी डॉक्टर खाखान ने कहा कि किसी सूरत से फौरी तौर पे आप रैशनिंग करें, आप डी इंसेंटिवाइज करें एनर्जी के इस तरह के इस्तेमाल को। यहाँ तो 5 दिन को 6 दिन कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, 10-15-20% जो है वो जो एनर्जी की खपत थी उसको बढ़ा दिया इतने बड़े सेक्टर के अंदर। तो ये हुकूमतें जो हैं वो अपनी सियासी जो उनकी ज़रूरियात हैं उसके मामले में बड़ी रेकलेस होती हैं। जी, सियासी मसलतें जो हैं वो मईशत के आड़े आ रही होती हैं, और यही मुआशी जो फिर बाद में बहरान है वो सियासी बहरान में तब्दील हो जाते हैं, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा। इस वक्त जो एक और इशू सामने आ रहा है वो ये है कि आपकी जो PSO और बाकी जो ऑयल OMCs कंपनीज हैं वो उन जो OMCs जो हैं उनकी बैलेंस शीट जो हैं वो आउट होती जा रही हैं। अब उनके पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी कि वो इंपोर्ट कर सकें, और ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज होगा एन पीक गर्मियों में, जबकि आपके पास पानी की जो है वो कमी आ रही होगी उसकी ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से। उस वक्त आपके पास OMCs के पास जो ऑर्डर्स का ना होना, उनके पास लिक्विडिटी का ना होना कि अपने लिए इंपोर्ट कर सके, वो एक मज़ीद बहुत बड़ा बहरान जो है वो पैदा कर जाएगा। और हमें इस वक्त अपनी जो कंजम्पशन है उसको मेंटेन करना होगा, उसको रोकना होगा। हफ्ते की 6 छुट्टियां जो हैं वो काम के लिहाज से भले बेहतर हों, लेकिन वर्किंग आवर्स तो आपके वही रहेंगे ना। उसकी बजाय अगर हम इसको कम कर सकें तो थोड़ा सा हम अपना प्रेशर जो है एनर्जी का वो कम कर सकते हैं। इस वक्त दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। आपकी एक जो मुआशी बहरान है, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, और आपका जो एनर्जी का डेफिसिट है, और इसको हमें इकट्ठा लेके चलना होगा। अभी जो काबीना आज बनी है उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास अभी तक एनर्जी मिनिस्टर जो हैं वो उनकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है। हमें देखना होगा कि पेट्रोलियम पावर एनर्जी ये किसके हिस्से में आता है। सुनने में आ रहा है कि शायद खान अब्बासी शायद रिमोट इसको देख रहे होंगे, लेकिन इसके लिए एक फुल टाइम हमें डेडिकेटेड पर्सन चाहिए होगा, शायद खान अब्बासी हो या कोई और हो, जो कि इन तमाम मामलात को अभी से इसकी ग्रिप ले ले, वरना ये बहुत देर हो जाएगी। डॉक्टर खाखान, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और ओवरऑल जो आगे की निगाह होती है, जिनके पास पूरा एक ब्रॉड पिक्चर होती है कि किस जगह पे क्या हो रहा है, जैसे ये रोल ओवर वगैरह के मसाइल है, ये चीज़ें जो है ये क्या पहले से सॉर्ट आउट नहीं होती कि ये अब हम पेमेंट्स कर रहे हैं चाइनीज़ को तो ये 2.5 बिलियन जाएंगे तो हमारी उनके साथ कोई निगोशिएशन कि फिर ये स्मूथ इसका जो है सेटलमेंट हो सके और रोल ओवर हो सके, ये
क्या वजह है? क्या हम नहीं करते या वो हमें इस काबिल नहीं समझते कि हमारे साथ इस किस्म की कोई निगोशिएशन करें? और जो आने वाले जो दिनों में या हफ्तों में जो सूरत हाल पैदा होती है उसे हम प्रीएम्प्ट क्यों नहीं करते या नहीं कर पाते? इसकी क्या वजूहात है? बहुत अच्छी बात आपने की है। देखिए, हमें हमेशा जो पॉलिसीज़ हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या होने वाला है, सो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करें। इसमें ये हुआ है कि जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ ये किया तो उसके बाद आपने देखा कि बीच ही में गवर्नमेंट भी चेंज हो गई। तो आई थिंक ऑब्वियसली चाइना भी ये चाहेगा कि इनकमिंग गवर्नमेंट को हेल्प करे। कुछ हमारे फायर फाइटिंग मसाइल इतने ज़्यादा चल रहे होते हैं कि चीज़ें जो हैं वो कई कई दिन फिर निगाह से दूर हो जाती हैं। सो इसीलिए मैंने पहले ये कहा कि एट द हाईएस्ट लेवल इंगेज करें। इसी को आगे लेके चलें, ये आपकी बात बड़ी अच्छी है। अब उनको ये देखना है कि आने वाला जो बजट है वो किस तरह बनेगा, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और उसका फिस्कल डेफिसिट कैसे कम किया जा सकता है ताकि इनके लिए इन्फ्लेशन कम हो। फिस्कल डेफिसिट्स का बहुत बड़ा ताल्लुक इन्फ्लेशन से है, फिस्कल डेफिसिट का बहुत बड़ा ताल्लुक करंट अकाउंट के साथ है। सो आगे अगर आपने फॉरवर्ड देखना है तो एक तो हमने अभी बीओपी पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और हमने तय किया कि उसको कैसे लेके, अब आपने साथ ही ये देखना है कि क्या आने वाला, क्योंकि ये जो 2 महीने होते हैं ना जब आप बना रहे होते हैं कि आपके पास जून अर्ली में बजट आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा काम मांगता है। और आपने एक्सपेंडिचर रिफॉर्म अगर करने हैं, पीएसडीपी रिफॉर्म करना है, रेवेन्यूज फंड के साथ तय करने हैं कि कैसे पर्सनल इनकम टैक्स में मूवमेंट होगी, बिकॉज उधर भी एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है कामरान भाई कि हमने एक नए पीआईटी यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स पे 6 स्लैब्स पे जाके मूव करना है। वो बड़ा मुश्किल होगा, उससे तो जो हमारे कुछ हम जैसे लोग जो आपकी तरह तो नहीं कमाते पर एक मिडिल इनकम में हैं वो हिट हो जाएंगे। सो ये सारी चीजें देखनी है, आपने कन्विंस करना है कि हायर ब्रैकेट को ज्यादा टैक्स करें। सो ये सारी चीजों पे निगाह ही नहीं बट कैपेसिटी, गोया के इस नई हुकूमत को सलैडी साहब हिम्मत करनी होगी और फिर करेज दिखानी होगी, क्योंकि बजट जो पाकिस्तान का इस वक्त ख़जाना है, जो पाकिस्तान के मामलात हैं, आम ज़बान में हम कहें एक रुथलेस बजट की ज़रूरत है और वो देना पड़ेगा इस हुकूमत को, मगर क्या उसकी सकत है? देखिए, पिछले सकत के अलावा जो पिछले 6 हफ्ते हमने ज़ाया किए हैं उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। पिछले 6 हफ्ते मुल्क में वर्चुअली आपके पास कोई हुकूमत जो थी वो मौजूद नहीं थी। ये जो रोल ओवर का मामला था, ये बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में जब इमरान खान साहब गए थे तो वहाँ पे ये उठाया गया था। लेकिन जैसा कि खाकान ने कहा कि चाइना जो है वो इनकमिंग गवर्नमेंट को ऑब्लाइज करना चाह रहा था, पोलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से रोल ओवर नहीं हो सका। लेकिन उसके दौरान भी आप देखिए ना कि आपकी काबीना आज बन रही है, 1 मार्च से लेके अभी तक इन 6 हफ्तों में कोई आपका पेशरफ जो है वो नहीं हो सकी इन महाज पे। और ये जो रूथलेस बजट की हमने बात की है उसको मज़ीद मुश्किल बना देगा इन फैसले लेने के लिए। और यहाँ पे दोबारा मैं बात दोहराऊँगा कि PMLN को देखना, मौजूदा हुकूमत को देखना होगा कि वो 4 महीनों के लिए आई है या वो 15 महीनों के लिए आई है। अगर 4 महीनों के लिए आई है तो फिर उसका बजट बड़ा पॉपुलिस्ट किस्म के मैयर्स होंगे उसमें। वो नहीं चाहेगी कि उसके जो पोलिटिकल कैपिटल है वो रोड हो। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ है, 1.5 साल के लिए आई है, तो फिर जाहिर है कि उसका बजट भी मुश्किल होगा। और ये बड़ी देर के बाद हो रहा है कि आपका ओवरलैप हो रहा है IMF का प्रोग्राम और इलेक्टोरल ईयर ये इकट्ठा, जो कि हुकूमत के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान हसन नजीब, साबिक़ मुशीर ख़जाना। जनाब आबिद क़य्यूम सलरी हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।